चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ पिछले शो से आशीष बहेती और राजेश सतपुते बने हुए हैं। साथ ही रचना वैद्य और अमोल अठावले भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। उसके बाद मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा होंगी और साथ ही कमाई वाले सेक्टर्स और स्टॉक्स पर सुदीप बंदोपाध्याय से बात करेंगे कि कहाँ फंस गए हम में। आज आशीष से एक और स्टॉक के बारे में जानेंगे। तो ये सब कुछ ही देर में शो में। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं ज़रा और एक बार ज़रा मार्केट का रुख करते हैं। निफ्टी करीब इस समय 40 पॉइंट ऊपर, वो एग्जैक्ट 25,923 के लेवल पर आकर रिवर्सल देता हुआ डे हाई कल के हाई से। और बैंक निफ्टी करीब 100 पॉइंट ऊपर है। मिड कैप में हल्की सी बढ़त है। एडवांस डिक्लाइन अच्छा है, ऑलमोस्ट 3.5:1 के करीब का एडवांस डिक्लाइन है इस समय। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट अच्छा कर रही है। अभी के लिए वो गैप बना हुआ है। जब तक वो गैप बना हुआ है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लिस्टिंग हो चुकी है मीशो की, दिखानी चाहिए हमको लिस्टिंग प्लीज़। हाँ, मीशो की लिस्टिंग करीब 50-51% प्रीमियम के साथ। साथ ही एकस और विद्या वायर्स, इनकी भी लिस्टिंग हो रही है। एकस की भी ठीक ठाक लिस्टिंग है, लेकिन ऑब्वियसली मीशो की लिस्टिंग इस समय सबसे शानदार है। चलिए एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं, उसके बाद वीरू के पास चलेंगे। इस समय आप देखिए तो करीब केन्स टेक अब 4.25% नीचे हो चुका है। तो कल की रैली पर थोड़ा सा डेंट पड़ता हुआ यहाँ पर बैंड से बाहर आया था ये। और इसके अलावा अगर आप गेनर्स देखेंगे तो अभी भी हिंदुस्तान जिंक 4% ऊपर, मनापुरम 3%, एयू बैंक 3.25% और सम्मान कैपिटल करीब 2.5% ऊपर। वीरू जी, ये थी अब तक की छोटी सी समरी बाजार की अब तक की चाल की। और मीशो क्या शानदार लिस्टिंग, और अब एक काम करते हैं, इस लिस्टिंग से थोड़ा सा बाहर निकल के आते हैं। और आज के पैनल आशीष बहेती जी, राजेश सतपुते जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर, ताज़ा तरीन नज़रिया लेकर हमारे साथ रचना वैद्य और अमोल अठावले जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। रचना जी, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग। और इस वक्त के मेरे दो ट्रेड्स में से एक रहेगा यूपीएल, जिसको हम फ्यूचर्स पे लॉन्ग कर सकते हैं, जो कि 748 पे ट्रेड कर रहा है। हम इस पे ऐसे लगा सकते हैं 743 पे 5 रुपीज का, और अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 757। तो ये एक ट्रेड हो गई। दूसरा ट्रेड हमारा रहेगा डिविस लैब पे, जिसको हम अगेन लॉन्ग साइड पे प्ले करेंगे। 6350 के करीब ट्रेड कर रहा है। हम इस पे ऐसे लगाएंगे 6320 पे करीब 35 रुपीज का। और हमारा इस साइड इसमें अपसाइड पे टारगेट रहेगा 6400 एंड 6420। ओके, चलिए अब चलते हैं अमोल के पास। अमोल गुड मॉर्निंग। अमोल बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। एक टाटा स्टील के साथ जाना चाहूंगा। कॉन्ट्रा बेट भी उसको बोल सकते हैं। 162 के आसपास है। पोजिशनरी टारगेट निकल के आ रहे 170 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 158 का। एक करेक्शन खत्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्केट भी कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर यही फॉर्मेशन कंटिन्यू रहा तो टाटा स्टील में टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। दूसरा बजाज फिंसर के साथ जाना चाहूंगा। 2090 के आसपास है। पोजिशनरी टारगेट निकल के आ रहे 2190 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 2045 का। कंसोलिडेशन है और ब्रॉडर सेटअप या ब्रॉडर टेक्सचर स्टॉक का अभी भी पॉजिटिव साइड पे है। 2045 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा स्टॉक के लिए शॉर्ट टर्म में। आशीष बहेती जी, आपके दो ट्रेड्स। जी विनीत जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो है एम पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे एक शानदार रिवर्सल देखने को मिल रहा है और गिरावट के बाद वापस स्टॉक में एक मोमेंटम रीगेन हो रहा है लोअर लेवल से। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काउंटर ट्रेड के हिसाब से इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3640 3640 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 3720 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्टॉक अपने 1000 के लेवल पे बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 1050 तक का मोमेंटम दिखाने के लिए। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना 970 का एसएल मेंटेन करें। ओके, राजेश जी आपकी दो ट्रेड इस समय की। अनुज जी, देखिए दो काउंटर अच्छे लग रहे हैं। एक है ब्रिटानिया अगर आप चार्ट देखें तो मुझे लगता है करीबन 6000 प्लस 6020 तक का स्विंग मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा आप सेफ्टी भी आप इसमें आ जाएगा। तो ब्रिटानिया देखिए एट लेवल ऑफ 5950 से बाय। मेरे हिसाब से जो बाय है एक्चुअली टेक्निकली इट इज अबाउट 5935। सो हमारा स्टॉप लॉस होगा 5935 के अकॉर्डिंगली। सो दैट विल बी 5910। और बाय करेंगे ब्रिटानिया 6020। ये इंट्राडे का स्विंग आएगा। सेकंड बाय कॉल रहेगा वो रहेगा आयशर। आयशर का चार्ट देखिए बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट देने की तैयारी में है।
स्टॉप लॉस होगा 7,200 का और टारगेट होगा 7,450 से लेके 7,500। सो आइशर एंड ब्रिटानिया, दीज आर टू पार्ट। ओके, आयशा और ब्रिटानिया आपके दो कॉल्स। निफ्टी एक बार फिर से 25,900 की दहलीज पर अटेम्प्ट करता हुआ उस ट्रैजेक्टरी को पार करने का। कल के जो फर्स्ट कॉल राइटर्स का जोन है उसको और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, जरा एक बार कोटक महिंद्रा बैंक लेके आइएगा। फाइनली इस ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ, पार्टिसिपेट करता हुआ बैंक की निफ्टी के आज के स्विंग में, और एक बहुत ही शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से एक फ्लैग यहाँ पर। रचना जी, कोटक आईसीआईसीआई बैंक स्टेबल रहा, गिरा नहीं। आपका एचडीएफसी बैंक स्टेबल रहा, गिरा नहीं। ये भी स्टेबल रहा अब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस। कैसे अप्रोच कर रही हैं आप इसको, इस पर कोटक को? जी, कोटक में डेफिनेटली स्ट्रेंथ है और मेरे हिसाब से आज इंडाइसिस पे अच्छा मूव रहने वाला है। तो बैंक निफ्टी अगर अच्छा करेगा तो कोटक विल आल्सो बी पार्टिसिपेटिंग। एज अ डिस्क्लोजर ही हमने अपने क्लाइंट को सुबह दिया है और यहाँ पे अपसाइड पे मेरे हिसाब से 2165 एंड 2170 तक के नंबर्स हमें इन अ डे और टू दिखने चाहिए। ओके, अच्छा रचना जी ने यूपीएल की बात की, पर यूपीएल दिखाइएगा जरा वापस। इंट्राडे में यूपीएल में अच्छे मूव्स इस समय। रचना जी, आज के टारगेट्स तो हो गए, लेकिन पोजिशनली केमिकल्स में अच्छा मोमेंटम है। कोई बड़े टारगेट पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए? जी, पोजिशनली अगर इसमें डिलीवरी लेके आप प्ले करना चाहते हैं तो इन दैट केस आपको अपना एसएल जो है वो 739 के आसपास रखना पड़ेगा फ्यूचर्स के हिसाब से। एंड वहां पे आपके 765 एंड 770 तक के नंबर्स विद इन अ वीक देख सकते हैं। ओके, चलिए ये हो गई इस समय कुछ आपके लिए ट्रेड्स। एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब एक लॉन्ग टर्म की बातचीत करने के लिए पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स के फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा जुड़ी हैं। पुनीता जी, गुड मॉर्निंग। पुनीता जी, पहले बात करते हैं मार्केट के लिए जो एक बड़ा ट्रिगर आज है ग्लोबल मार्केट के लिए, फेड का डिसीजन। हर कोई मान के चल रहा है कि एक हॉकिश 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट। आपका क्या अजम्पशन है यहाँ पर, और ये मार्केट के लिए कितना इंपॉर्टेंस रहेगा आगे जाते हुए? तो अभी जो मार्केट्स में एंटिसिपेटेड है कि एक रेट कट आज आएगा, पर उसके बाद क्या होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इन्फ्लेशन पे नज़र रखनी पड़ेगी। यूएस में जो इन्फ्लेशन है अभी भी एकदम कंट्रोल में नहीं आई है। तो अभी रेट कट होगा क्योंकि थोड़ा-थोड़ा जो डेटा है वो वीकनेस शो कर रहा है एम्प्लॉयमेंट में स्पेशली। बट उसके बाद कहना मुश्किल है, और अगर कमेंट्री पे डिपेंड करेगा मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगी, क्योंकि मार्केट्स काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे चुकी हैं और काफ़ी पॉजिटिविटी उसमें एंटिसिपेटेड है। तो जो कमेंट्री अगर आ जाए थोड़ी नेगेटिव, तो उससे मार्केट्स में रिएक्शन आ सकता है, और वैल्यूएशंस भी जो है यूएस मार्केट्स की, स्पेशली जो टेक नेम्स में और सर्टेन सेक्टर्स में, वो भी काफ़ी हाई चल रही है। ओके, इस समय एक स्पेस जहाँ पर बड़ी रैली हो रही है वो है मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स में तो खास तौर से। यहाँ पर आपका क्या व्यू है? क्या फेड की इस डिसीजन के बाद भी ये रैली कंटिन्यू कर सकती है? तो ये रैली मेरे हिसाब से एक स्पेशली प्रेशियस मेटल्स में तो एक डिफेंसिव ट्रेड है यूएस डॉलर के कॉन्ट्ररी जो चल रही है, और अगर फेड रेट कट्स होंगे तो उसमें इस सेक्टर को थोड़ी और बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि टिपिकली जब रेट कट्स होते हैं यूएस डॉलर में थोड़ी वीकनेस आती है और कमोडिटी सेक्टर्स उस सिचुएशन में बेटर करते हैं। तो ये ट्रेड जो है अभी एक कंसेंसस व्यू बन रहा है। ऑफ कोर्स गोल्ड एंड सिल्वर तो बहुत चढ़ चुके हैं, बट बाकी मेटल्स भी हैं जिनमें इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, तो लोग अदर मेटल्स को भी देख रहे हैं। पुनीता जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ मैं। इंडियन मार्केट की प्लेसमेंट को लेकर मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा। अभी तक एक काफ़ी समय हो गया है, ठीक है, कभी कभी एफआईएस की थोड़ी बहुत बाइंग आती है, इमर्ज होती है, बट एक डिसाइसिव बाइंग नहीं आ रही है, वो एक ट्रेंड में तब्दील नहीं हो पा रही है। मैम, क्या आई मीन ग्लोबल मार्केट्स में इंडियन मार्केट्स की प्लेसमेंट, हमारे वैल्यूएशंस क्या एक्सपेंसिव लग रहे हैं आपको इस प्राइस पर भी, इसीलिए वो बाइंग अब तक ट्रेंड में तब्दील नहीं हो पाई है? नहीं, आई डोंट थिंक कि इसलिए बाइंग नहीं हुई। बेसिकली जो एआई ट्रेड चल रही है ग्लोबली, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, क्योंकि हम लोग के इतनी एआई इनोवेशन, एआई लिस्ट कंपनीज जो कि लिस्टेड है उनमें कोई एआई सिग्निफिकेंट अर्निंग्स कंपोनेंट नहीं है, जैसे कि यूएस एंड ताइवान एंड कोरिया में है।
तो अगर आप देखें तो जो सबसे ज़्यादा स्टॉक्स चले हैं वर्ल्ड में, वो हैं जिनमें एआई कंपोनेंट है। तो उसमें यूएस कंपनीज़ भी हैं, उसमें ताइवानीज़ कंपनीज़ कई सारी बहुत अच्छा करी हैं और कोरियन कंपनीज़ भी करी हैं। इंडियन आईटी सर्विस सेक्टर पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि हमारा जो एआई इनोवेशन उन सेक्टर्स में है, उस लेवल पे नहीं है, जो कि ताइवान, कोरिया में है और इसलिए बहुत सा स्केप्टिसिज्म बिल्ड हो गया है फॉरेन इन्वेस्टर्स के माइंड में कि इंडिया जो है ये फ्यूचर के जो एआई बेस्ड ग्रोथ है कंट्रीज में, इंडिया उसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएगा और इंडिया में इनोवेशन वीक है। और अगर आप पास्ट फ्यू इयर्स की वैल्यूएशंस देखें, मार्केट्स बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म की थी, तो वैल्यूएशंस भी हाई हो गई थी। मैं कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ में बात कर रही हूँ, उनको मैंने एक आप मनी कंट्रोल के लिए एक आर्टिकल भी लिखा था कि इंडिया जो है उसकी वैल्यूएशंस, अर्निंग्स ग्रोथ, अपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अब काफ़ी डिफेंसिवली पोजीशन्ड है। अगर एआई ट्रेड में कुछ भी रिस्क आए तो इंडिया उसके लिए एक डिफेंसिव ट्रेड रहेगी। पर जब मैं फॉरेन इन्वेस्टर्स बाकियों से बात करती हूँ, वो लोग अभी कन्विंस्ड नहीं है कि इंडिया जो है फ्यूचर के लिए रेडी है, स्पेशली इन दिस एआई ड्रिवन वर्ल्ड, और वो अभी भी इंडियन आईटी सर्विस कंपनीज को लेके भी थोड़े कंसर्न रह रहे हैं। तो इसलिए आई थिंक काफ़ी कुछ जो फॉरेन इन्वेस्टर का आउटफ्लो रहा है, वो लार्जली एआई based lack of AI in India and valuations high, उस पे कंसर्न है। पर अगर आप अब वैल्यूएशंस देखें तो इंडिया की जो वैल्यूएशंस है लॉन्ग टर्म एवरेजेस पर आ गई हैं, इतनी एक्सेसिव भी नहीं है और बाकी कंट्रीज की वैल्यूएशंस के हिसाब से इंडिया अब ठीक लगने लगा है। और हमारे अपने पैरामीटर्स, इकोनॉमिक पैरामीटर्स भी क्रेडिट ग्रोथ पिक हो रही है, जीडीपी ग्रोथ नंबर्स ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, आरबीआई ने इनफ लिक्विडिटी भी प्रोवाइड की है। तो उससे आई थिंक 2026 इंडिया के लिए बेटर होना चाहिए। आपका टेक मैम बैंक्स और एनबीएफसीज पे क्या है? आई मीन हमारी हर रैली उसको फाइनेंस और हिस्टोरिकली अगर आप देखें उसको स्पॉन्सर बैंक्स करते हैं, एनबीएफसीज करती हैं। इस बार भी वैसा ही हुआ, बट इस बार एग्रेशन पीएसयू बैंक्स में ज़्यादा था। इस पर आपका टेक क्या है? तो वैल्यूएशंस पीएसयू बैंक्स की तो बहुत अट्रैक्टिव थी और जैसे कि आरबीआई ने भी इनफ लिक्विडिटी सपोर्ट दिया है, मार्केट्स को क्रेडिट ग्रोथ भी पिकअप हो रही है, इकोनॉमिक नंबर्स भी अच्छे हैं। तो इन कंडीशन में और हमारे जो बैंकिंग, अगर आप वैल्यूएशंस देखें लास्ट 10 इयर्स एवरेजेस पर बैंक्स, फाइनेंशियल सेक्टर की जो वैल्यूएशंस है अभी भी बिलो 10 ईयर एवरेजेस हैं और जो कई सारे अदर सेक्टर्स हैं उनकी अभी भी अबव 10 ईयर एवरेजेस हैं। तो रिलेटिव वैल्यूएशन हिस्टोरिकल बेसिस पे बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है एंड जैसे जैसे क्रेडिट ग्रोथ और पिकअप हुई तो इस सेक्टर में थोड़ी और बेनिफिट आ सकता है। नाउ ऑफ कोर्स पीएसयू बैंक्स काफ़ी रैली कर चुके हैं, तो बाकी ये स्पेस काफ़ी ब्रॉड है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं, एनबीएफसीज भी हैं, फिनटेक्स भी हैं जो कि काफ़ी वीक रहे हैं। तो इन सब एरियाज में अगर अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पुनीता जी, मुझे पता नहीं आपने रिसेंट मूव्स देखे हैं या नहीं, लेकिन ईएमएस स्पेस में काफ़ी करेक्शन आई है। डिक्सन, केन्स तो खैर आधा हो गया अपने हाई से। यहाँ पर अब आपका क्या व्यू है इन स्टॉक्स पर? मैंने इस स्पेस पे अभी लेटली इतना ध्यान नहीं दिया, बट जनरली जो है हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें अभी भी कैपेसिटी थोड़ी हाई है और कंजम्पशन ऑफ टेक इतना नहीं हुआ था। तो अब धीरे-धीरे जैसे कि क्रेडिट ग्रोथ भी पिकअप हो रही है, तो इस सेक्टर में थोड़ा बेनिफिट तो आना ही चाहिए। अच्छा मैम, ये गोल्ड पे आपका टेक क्या है? आई मीन CY26 के लिए बहुत हाउस व्यूज ऑलमोस्ट $4600-4800 की बात कर रहे हैं। आई मीन सिंपली मीन्स 10 to 15% फर्दर अपसाइड इन गोल्ड है। आपका टेक क्या है इस पर, गोल्ड सिल्वर पर? गोल्ड एंड सिल्वर जो है एक हेज है एक तरफ का, वेदर इट इज काउंटर टू यूएस डॉलर
tariff concerns, trade wars, geopolitical. So it's a completely different asset class. तो ये जो एसेट क्लास है एक डिवर्सिफिकेशन की तरह से देखना चाहिए और क्योंकि जैसे जैसे मार्केट्स में भी नैरोनेस बहुत है, आप यूएस में भी देखिए जो रैलीज हुई हैं वो बहुत नैरो रैलीज हुई हैं जो कि एआई टेक इन एरियाज में हुई है ज्यादा और बाकी में नहीं हुई और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी भी पूरी तरह से सेटल नहीं हुई, टैरिफ ट्रेड डिस्प्यूट्स अभी भी चल रहे हैं एंड सो इन सब के कारण जो है सिल्वर गोल्ड एक डिफेंसिव ट्रेड एक एसेट क्लास अपना इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं और जब तक ये बाकी सिचुएशंस पूरी तरह से सेटल नहीं हो ये एक एसेट क्लास बनी रहेगी मेरे हिसाब से जिसमें इन्वेस्टर्स हेज करके इन्वेस्ट करेंगे ही बट वो अभी क्योंकि इतना चढ़ गए हैं तो इसके लिए एक वैल्यूएशन एनालिसिस जैसे कि हम कर सकते हैं ग्रोथ तो कोई है नहीं जैसे स्टॉक मार्केट में कंपनीज में रियल एसेट्स में ग्रोथ रेट्स वगैरह देख सकते हैं उतना इसमें नहीं देख सकते बट उनकी जो अंडरलाइंग कंपनीज हैं जैसे कि गोल्ड माइनर्स हैं सिल्वर माइनर्स हैं जो इंडिया में नहीं है पर ग्लोबली अवेलेबल है उधर अर्निंग्स ग्रोथ के बेसिस पे उन स्टॉक्स में अभी भी थोड़ा बेनिफिट आ सकता है पर इंडिया में जो है द वे टू प्ले गोल्ड एंड सिल्वर इतने सारे ऑप्शंस नहीं है ओके मीनवाइल शुक्रिया पुनीता जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर अपनी राय रखने के लिए मार्केट डेज हाई पर आया और सबसे क्रिटिकल चीज़ निफ्टी का देखिए आप कल के हाई के अब हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं जी हाँ कल का हाई था वीरू 25,933 आज अब हम उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और आज का जो लो है वो भी क्रूशल है क्योंकि आज का लो भी कल का लो था 25,728 आज का लो 25,832 तो वो भी एक अच्छी चीज़ है मार्केट में तो एक टेक्निकली आज फिर मार्केट ने एक हायर हाई और हायर लो बनाने के सेंस दिए हैं आपको। चलिए अब बात करते हैं हमारी एक खास सीरीज़ की ये कहाँ फंस गए हम जी हाँ जिसके तहत हम उन मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में बता रहे हैं जहाँ निवेशक रो रहे हैं। जी हाँ आज हम बात करेंगे विक्रम सोलर की। अगेन ये एक ऐसे आईपीओ हैं जिनको बम्पर रिस्पॉन्स मिला था विक्रम सोलर को भी लेकिन अब ये स्टॉक फॉरगेट अबाउट लिस्टिंग के बाद के हाई इशू प्राइस से भी करीब 30% नीचे और देखिए चार्ट जरा इसका एक महीने में 24% और 3 महीने में आज का नहीं आज का तो कोई रेलेवेंस नहीं है इसका ज़रा थोड़ा लंबा चार्ट दिखाइए प्लीज़ ताकि लोगों को पता चले जो हम बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कम से कम तो वो पता चलेगा 3 महीने में करीब 36% की गिरावट इस समय आपको मैं वेट करता हूँ अगर आप वो स्टॉक अगर एक बार आ जाए तो फिर थोड़ा सा उसको आगे बढ़ेंगे। जी हाँ करीब 36% नीचे। आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या हो रहा है इस समय। आशीष गुड मॉर्निंग। और अगस्त में इसी साल ये आईपीओ आया था, काफ़ी बड़ा बज़ था, रिन्यूएबल की थीम अपने आप में काफ़ी अच्छी है लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो पहले कंपनी के कारोबार को समझते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो सोलार पीवी मॉड्यूल्स ये बनाते हैं और ये बनाने के लिए 81% जो रॉ मटेरियल होता है ये चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अब जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि अगर आप अपने लाइफ हाई से देखें तो ये स्टॉक 42% नीचे आपको मिलेगा। अगर आप इशू प्राइस से देखें आईपीओ के भाव से तो तकरीबन 30% की गिरावट यहाँ से आपको देखने को मिल रही है। हाल ही की लिस्टिंग है और इतनी बड़ी गिरावट इस स्टॉक में आ गई। अब बड़ी बात हैरत की ये भी है कि आईपीओ के दौरान रिस्पॉन्स अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिला था। जो कुल सब्सक्रिप्शन है 56 टाइम्स का था। रिटेल कैटेगरी में 8 गुना से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला था और ऐसा नहीं है कि इशू सस्ता था, बड़ा महंगा इशू था। FY25 EPS के हिसाब से देखें तो 72 टाइम्स पर इस आईपीओ को जो है वैल्यू किया गया था। लेकिन एक खास डेवलपमेंट ये हुआ कि आईपीओ के कुछ समय बाद ही आप देखें तो ऑलमोस्ट सितंबर के महीने में कंपनी ने प्रमोटर्स ने 30% हिस्सेदारी जो है अपनी गिरवी रख दी। और स्टॉक के बाद देखें तो एक बड़ा नेगेटिव रिएक्शन भी इस स्टॉक में देखने को मिला। लेकिन समझते हैं कि दरअसल इस स्टॉक में लगातार गिरावट क्यों आ रही है, दिक्कत क्या है। एक तो ये स्पेस बहुत ज़्यादा क्राउडेड होती जा रही है। सभी कंपनीज की बात करें तो बड़े क्षमता विस्तार के प्लान्स हैं और इसी के चलते प्राइसिंग प्रेशर है, कंपटीशन इंटेंसिफाई हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। चार्ट एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आऊंगा जहां पर आप देख सकते हैं कि कैपेसिटी के लिहाज से भी कंपनी बहुत पीछे है
और जो लीडिंग प्लेयर्स हैं ये लगातार अपनी क्षमता बढ़ाते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो है वारी एनर्जी के पास है 15 गीगावाट की, इसके बाद गोल्डी सोलार है 14 गीगावाट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपने आप में बड़ा प्लेयर 10 गीगावाट है, एमवी फोटोवोल्टिक यहाँ पर देखें, इसके बाद ग्रू एनर्जी है, प्रीमियर एनर्जीज है, टाटा पावर है और उसके बाद आता है विक्रम सोलार। 4.5 गीगावाट की कैपेसिटी इनके पास है। तो फिलहाल के लिए इस स्पेस में कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और इसी के चलते आप देखें तो कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब वैल्यूएशन तो बड़े महंगे हैं लेकिन फाइनेंशियल्स में इतना दम नजर नहीं आता। अगर आप Q2 FY26 यानी जो पिछली तिमाही आई थी इसके नतीजे देखें तो इसके कंपैरेटिवली एबिटा मार्जिन्स इंडस्ट्री में थोड़े से कम थे। अब आप देखें प्रीमियर एनर्जीज के सबसे ज़्यादा 31% के, वारी एनर्जीज की भी देखें तो 23%, लेकिन विक्रम सोलार सिर्फ 21% के एबिटा मार्जिन्स क्लॉक करते हैं और इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में बड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, महंगे वैल्यूएशन ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए और निवेशक बेचारे फंस गए। बिल्कुल, निवेशक फंस गए। और देखिए शुक्रिया आशीष पूरी रिसर्च सामने रखने के लिए। ये देखिए ये इसका 3 महीने का चार्ट है। इसमें इशू क्या होता है ना वीरो, जो चीज़ मैं बार बार कहने की कोशिश करता हूँ, आईपीओ आता है ना ऐसे लोग हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। अरे सोलर स्पेस में हर कोई पैसा नहीं बनाएगा और मैं आपको सच बताऊं सोलर रिन्यूएबल इसमें बहुत कम कंपनियां हैं जो इवेंचुअली जाके पैसा बनाएंगी। अभी तो ये सबको लगता है कि बस जो भी आ गया ग्रीन एनर्जी में सबके सब पैसा बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। और ये देखिए आप किस तरीके से फंसे हैं, सोचिए। अब देखिए जो फंस गया वो तो फंस गया, अब जो फंस गया वो तो फंस गया। जो आईपीओ में लेके लकीली अगर उसको एलोकेशन मिल गई, अलॉटमेंट मिल गई रादर, और तुरंत की तुरंत लिस्टिंग वाले दिन आप निकल गए तो निकल गए, वरना उसके बाद तो हु केयर्स। उसके बाद जिसके पास पड़ा है उसके पास पड़ा है, बाकी हु केयर्स। और यही हमारी जो मार्केट गुरुकुल पहल है इसमें हम डिस्कस करेंगे अगले 2 दिनों में। और इस 2 दिनों के एक्सक्लूसिव वेबिनार में हम वीरू बात करेंगे आईपीओ रिस्क की। पहचाने कौन सा आईपीओ अच्छा है और कौन सा आईपीओ ख़राब है। जो लोग पूछ रहे थे कि इस बार नया क्या होगा, उसमें ये वाला चैप्टर हम ऐड करेंगे। पार्थिव के साथ डिस्कशन होगी ये वीरू कि अच्छे या ख़राब आईपीओ को कैसे पहचानें बेसिकली। जैम निवेशकों का एक बड़ा तबका जो कि सिर्फ आईपीओ की तरफ खींचा चला जाता है, उनके लिए अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ मार्गदर्शक के तौर पे काम करेगा ये मार्केट गुरुकुल। आईपीओ हो, चाहे वो सेकेंडरी मार्केट हो, चाहे वो कमोडिटीज़ हो, चाहे वो डेरिवेटिव्स हो, चाहे वो पोर्टफोलियो क्रिएशन हो, सब इस मार्केट गुरुकुल में 13 और 14 दिसंबर को और एक डेडिकेटेड डिस्कशन होगा। इन सभी अगर आप देखें धड़ों पर बाजार के कुछ भी अगर आप देखें आपका मतलब नज़रिया इक्विटी मार्केट को लेकर हो, डेरिवेटिव मार्केट को लेकर हो, उसको आप समझना चाहते हैं, ज़रूर जुड़िए हमारे साथ मार्केट गुरुकुल में 13 और 14 को ये 2 दिन का वेबिनार। QR कोड आपकी स्क्रीन पर है, स्कैन करिए। फी स्ट्रक्चर, कोर्स कंटेंट सब कुछ आपको मिलेगा। तो जुड़ना ना भूले मार्केट गुरुकुल के साथ इस वीकेंड पर। अनुज चलिए बिल्कुल, अब एक काम करते हैं, हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सुदीप गुड मॉर्निंग। सुदीप हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछें इससे पहले, आपके खुद की पसंदीदा स्टॉक्स क्या होंगे इस समय के? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए 2-4 स्टॉक पे मेरा ध्यान है और उस पे मैं निवेशक को लेने के लिए सलाह दे रहा हूँ। इसमें एक स्टॉक है कंज्यूमर ड्यूरेबल क्षेत्र का। इसके कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो फेवरेट पॉजिटिव्स हैं, जीएसटी रैशनलाइजेशन, इनकम टैक्स में छूट, फेस्टिव सीजन, मैरिज सीजन, ये सबको मालूम है। पर इसमें एक कंपनी जहां पे मैनेजमेंट चेंज हुआ है कुछ दिन पहले और बहुत ही अच्छा कामकाज कर रहे हैं मैनेजमेंट चेंज के पास। उन्होंने अपना विजन भी सामने लाए, लॉन्ग टर्म विजन। यूरेका फोर्ब्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ और जो सेगमेंट में है वो सेगमेंट में ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। और देखिए वाटर प्यूरिफायर की बात करें, एयर फ्रेशनर की बात करें, वैक्यूम क्लीनर की बात करें, यहाँ पे इंडिया में ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी ह्यूमंगस है। और इस सारे जहाँ पे ये काम कर रहे हैं हर जगह पे लीडरशिप पोजीशन है, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, बहुत अच्छा सर्विस नेटवर्क है और पोस्ट मैनेजमेंट चेंज यहाँ पे एक मोमेंटम वापस आ गया कंपनी के कामकाज में। तो यहाँ पे हम खरीदारी की सलाह निवेशक को दे रहे हैं। थोड़ा लंबा सोचिए, 1 साल प्लस का मिनिमम नजरिया रख के खरीदारी कीजिए। तो एक ये, दूसरा एक एरोमा केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल क्षेत्र का प्रिवी केमिकल्स की बात कर रहा हूं मैं। ये करीबन लगभग 90 एरोमा केमिकल्स बनाते हैं और बहुत ही दुनिया भर में इनका कामकाज एक्सपैंड हो रहा है। एक नीश सेगमेंट है पर बहुत ही फास्ट ग्रोइंग, रैपिडली ग्रोइंग सेगमेंट है। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा लंबा नजरिया रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं।
ओके अच्छा, ये एक दो चीज़ों पे और आता हूँ आपसे मैं सुदीप जी, जो प्रश्न पूछना चाहूँगा। ऑटो बास्केट में अभी अभी कुछ दिनों पहले ही, आई मीन 5-7 रोज़ पहले, अशोक लेलैंड ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, मारुति ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, टाटा मोटर्स बैकफुट पे है अभी भी, पैसेंजर व्हीकल। अभी ऑटो में कोई चॉइस है आपके पास चेज करने लायक, सुदीप जी? ये ऑटो में वीरू जी, मैं तो हीरो मोटोकॉर्प पे फोकस कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली उसके जो आंकड़े आए हैं वो बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं है रिसेंटली, तो इसीलिए इसमें थोड़ा पिटाई हुआ है। पर मुझे तो लगता है कि ये सेगमेंट में जो कि थोड़ा लो एंड टू व्हीलर्स में काम कर रहे हैं, वहां पे बहुत ट्रैक्शन आना बाकी है। मैरिज सीजन सामने है। ओवरऑल जीएसटी रैशनलाइजेशन डेफिनेटली इसको हेल्प किया है, और मुझे लगता है यहाँ पे आने वाले दिनों में अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, पर मुझे अभी भी हीरो मोटोकॉर्प लेने लायक लगता है बेस्ड ऑन ऑल दिस assumptions which I just mentioned। अगर फोर व्हीलर्स की बात करें तो वहां पे महिंद्रा एंड महिंद्रा हमारा फेवरेट बहुत दिनों से है, और अभी भी हम लोग M&M पे फेवरेट व्यू मेंटेन कर रहे हैं। इनके सारे सेगमेंट, ट्रैक्टर्स की बात करें, आप एसयूवी की बात करें, इवन ईवी की बात करें, अच्छा कामकाज कर रहे हैं। एक्सपेंशन का जबरदस्त स्कोप है, और हम लोगों को लगता है कि यहाँ से भी कंपनी का शेयर आगे अच्छा प्रदर्शन करेगा। तो थोड़ा लंबा सोच के यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। ओके, चलिए सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर बात करने के लिए। मार्केट डे हाई पर है और निफ्टी अब कल के हाई के ऊपर सेटल हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये 25,940 पर। ट्रेंड बहुत जल्दी बदलता है आजकल मार्केट में। फ्राइडे को याद होगा आपको, हम 26,200 पर थे, उसके बाद 2 दिनों में ऐसी पिटाई हुई कि हम 25,730 तक आ गए, और वहाँ से 25,730 से अब हम वापस 1.5 दिन में 25,940 पर। ये इसी तरीके की मार्केट है जनाब। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है एडवांस डिक्लाइन। कल एक अच्छी इंप्रूवमेंट के साथ एडवांस डिक्लाइन था, और आज एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, ये एक अच्छा गैप मेंटेन कर रहा है। ये एक पॉजिटिव है मार्केट के लिए। शो को समेटेंगे और इसके बाद श्रेय आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।